चलो जी, ब्रेक खत्म हुआ और आज हम ऑप्शन खत्म करने वाले हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो सर बचा क्या हुआ, बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं और एक थ्योरी है थोड़ा सा खत्म। इट मींस टोटल मिलाकर कितने पार्ट थे? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब ये थर्ड पार्ट चल रहा है और फोर्थ कोई पार्ट नहीं। दिस इज ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता, बस ये समझाना, बाकी और कुछ नहीं। एक बार डिस्कस कर ले क्या? यस। तो पहले क्वेश्चन नंबर 29 उठा रहा है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो एम्बिगुअस क्वेश्चन है। सर एम्बिगुअस क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता कि ICAI ने ऐसा क्यों किया। हालांकि करना तो पड़ेगा भाई इंस्टीट्यूट में, तो हर चैप्टर में एक आध दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चलाकर याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उसमें से एक है, क्वेश्चन नंबर 29। पढ़े? यस। लिखा है कॉल एंड पुट, कॉल और पुट ऑन द सेम स्टॉक, ईच ऑफ विच इज एक्सरसाइजेबल एट ₹60। सर इसका मतलब एक्सरसाइज प्राइस दिया है 60 रुपए, ठीक है। मार्केट प्राइस दिया है 55, ठीक है। प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम दिया है 9 और पुट का प्रीमियम दिया है 1 रुपए। ये कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। ये क्वेश्चन ही अजीब सा। तो जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी अगर अभी आपके मन में चल रहा तो उसको 1 मिनट के लिए साइड कीजिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन स्ट्रेटेजी का नहीं है, कुछ और क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना। कैलकुलेट द एक्सपायरेशन डेट, मतलब सर मैच्योरिटी डेट को आप बताइए कैश फ्लो, आप बताइए इन्वेस्टमेंट वैल्यू, आप बताइए नेट प्रॉफिट। 3 चीज पूछा है, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और नेट प्रॉफिट। आपको इसमें से मालूम है कौन सी चीज आती है? सर नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लॉस ना, हाँ सर वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और सर प्राइस क्या होगा? बोले प्राइस तो बाद में बताएंगे, पहले हम है कौन? हमने कॉल खरीदा है कि पुट खरीदा है, कि हमने कॉल राइट किया है कि पुट राइट किया। अब आखिर हमने किया क्या है वो उसने यहां बताया है। मान लो कि आपने एक कॉल ऑप्शन बाई किया होता तो ये क्या होता, ये क्या होता, ये क्या होता। अगर आपने एक कॉल ऑप्शन राइट किया होता तो ये क्या होता, ये क्या होता, ये क्या होता, ठीक है। और फिर पुट बाई किया होता या पुट राइट किया होता। अगर मार्केट प्राइस 50 होता, 55 होता, 60 होता, 65 होता, 70 होता। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में है। तो प्रैक्टिस मैनुअल कौन सा वाला? प्रैक्टिस मैनुअल तो आप जब समझ रहे हो ओल्ड सिलेबस वाला, करना है, छोड़ोगे नहीं। तो इन कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो में डिस्कस करते सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। पहले लिख तो लेते, टेबल बना लेते। प्राइस 1 2 3 4 ऐसे आ गया, प्राइस ऐसे लिख देंगे और यहाँ 1, ठीक सर करके देखते हैं। यस, पॉइंट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस। मार्केट प्राइस कितना है? 1 2 3 4 5 5। 1 2 3 4 5। प्राइस कितना कितना दिया? 50, 55, 60, 65। अगर आपने किया है, क्या किया है? अगर आपने किया बाई 1 कॉल, या राइट 1 कॉल,
या बाय वन पुट या राइट वन पुट। क्या निकालना है? कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है? नेट पे ऑफ, ग्रॉस पे ऑफ है कि नहीं ना भाई? वैसे तो मेरे हिसाब से ग्रॉस पे ऑफ ही कैश फ्लो है, पर मेरा हिसाब नहीं चलेगा। ICAI ने क्या सॉल्व किया ये चलेगा। अब सुना उनका क्या कहना है। कॉल ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है? सर कॉल ऑप्शन का सर कौन सा वाला मीनिंग? बुक वाला, राइट टू बाय। हम शेयर खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? स्टॉक एक्सचेंज से। कब खरीदेंगे? जब शेयर का प्राइस 60 रुपए से ऊपर चला जाएगा, और 60 रुपए से कम हुआ तो हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीदेंगे, कॉलेप्स हो जाएगा। यही होता है। ठीक है सर। तो बोलो अगर शेयर का प्राइस 50 हुआ तो हम नहीं खरीदेंगे सर। बुक का मीनिंग, यहां बुक का मीनिंग चलेगा, आप समझने की कोशिश करो। सर 55 हुआ तो नहीं खरीदेंगे सर। मैं बात आज की नहीं कर रहा हूं, आज तो प्रीमियम देना उसको छोड़ो, मैच्योरिटी को कैश फ्लो क्या होगा। प्रीमियम की बात छोड़ो, मैच्योरिटी को कैश फ्लो क्या होगा। तो सर 50 रुपए है तो नहीं खरीदेंगे, 55 है तो भी नहीं खरीदेंगे, 60 है तो भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन 65 है तो क्या हमें शेयर खरीदना पड़ेगा? हाँ। हमारे जेब से कितना जाएगा? सर हमारे जेब से जाएगा 60 रुपए, क्योंकि सामने वाले से तो हम 60 के ही खरीदेंगे। तो कैश आउटफ्लो हो गया 60, और अगर 70 का हुआ तो भी सर हमारे जेब से तो 60 रुपए ही जाएगा ना। सर जो 60 का खरीदोगे, पैसा दिया खरीदा, उसको मार्केट में भी तो बेचोगे, वो क्यों बोल रहे हो? कैश इनफ्लो भी तो है। अगर कैश इनफ्लो भी है, 65 रुपए कैश इनफ्लो है, तो अल्टीमेटली तो 5 रुपए का कैश इनफ्लो है ना, ग्रॉस पे ऑफ। हाँ, मैं कैश फ्लो का मतलब ग्रॉस पे ऑफ ही मानता, लेकिन यहाँ ICAI ने वन साइड लिया है। बोले आपने खरीदने की बात कर रहे हो, राइट टू बाय, तो आप खरीदो, आपको मार्केट में नहीं बेचना है। तो ये क्या तरीका हुआ? अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उसने सिर्फ कहा कि जो हमने खरीदा है स्टॉक एक्सचेंज से, बस वही वाला कैश फ्लो बताइए, वही वाला कैश फ्लो यहाँ कंसीडर किया। तो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या यहाँ हम शेयर खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे? नहीं। यहाँ खरीदेंगे, यस, कितना जाएगा? 60। यहाँ खरीदेंगे, यस, कितना जाएगा? 60। अगर आपने क्या किया, राइट किया वन कॉल ऑप्शन, तो लिख लें। सर ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, तुम्हें तो पहले ही बोला। यहाँ कितना जाएगा? 60, और यहाँ कितना जाएगा? 60। कैश आउटफ्लो। और जिसने राइट किया है वन कॉल, राइट का मतलब समझ रहे हो ना? सामने वाला आएगा तो मैं बेचूंगा शेयर, मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। पैसा कितना आएगा? तो सर ये तो सिंपल हो गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ क्योंकि सामने वाला खरीदने ही नहीं आएगा। यहाँ आएगा और वो मुझको पैसे देगा और मुझसे शेयर ले जाएगा, तो सर यहाँ हमारे पास 60 रुपए आ जाएगा। ठीक है। बाय वन पुट, अगर पुट होता तो क्या होता? ठीक, अब सोचते पुट। सर पुट होता तो पुट का मतलब क्या होता है? राइट टू सेल, हम बेच देंगे, हम बेच देंगे। कितने का बेच देंगे? 60 रुपए का। ठीक है। अब सोचते थोड़ा सा। सर अगर रेट 50 हुआ, कम हुआ, तो भाई हम बेच देंगे, और बेच देंगे स्टॉक एक्सचेंज को, तो स्टॉक एक्सचेंज से तो हमें 60 मिल जाएगा ना। सर 50 में खरीद का 60 का बेचोगे ना बेटे? मैंने कहा मार्केट वाला ले ही नहीं रहा वो कैश फ्लो, मैं क्या कर लूं? सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के साथ बताओ क्या होगा। तो 55 हुआ तो भी हम 60 में बेचेंगे, और 60 हुआ तो नहीं बेचेंगे, 65 में भी नहीं बेचेंगे, 70 में बस। तो 60-60 इस तरफ आएगा पुट ऑप्शन में। अगर आपने क्या किया है? बाई किया पुट का। सॉरी, 60-60 0-0-0। अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ कर नहीं सकते ना यार, ऐसे करना पड़ेगा। और सर क्या राइट वन पुट, राइट वन पुट का मतलब समझना पड़ेगा ना यार। सामने वाला बेचेगा मतलब मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा कब? जब सामने वाला बेचेगा मतलब हमारे जेब से जाएगा 60। बस काम खत्म। ठीक है, फटाफट से बना लो बेटे।
हो गया? चले आगे। हाँ सर, अब मैं आगे कर रहा हूं। अब मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा, ये बना लिया है ना, जल्दी जल्दी बना लो अगर नहीं बनाया हो। ठीक है सर, बना लिया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या मांगा है? पॉइंट नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट वैल्यू मांगा है। चलो इन्वेस्टमेंट वैल्यू देख लेते हैं। तो यही वाला रफ कर देता हूं। तो कैलकुलेशन पॉइंट नंबर 2 हो गया। इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए ना, ध्यान से उन्होंने क्या समझाने की कोशिश किया, मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, बताओ, आप भी सुनना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कब की चाहिए सर? इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी चाहिए एक्सपायरेशन डेट की। इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब क्या सर? इसे हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोल सकते हैं। यस, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया। कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितना सर? 60 रुपए। 60 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज क्या? यहां मेरे पास रिसिप्ट है। मान लो मेरे पास रिसिप्ट है, किस चीज का? ऑप्शन रखा हुआ मेरे पास, ऑप्शन का रिसिप्ट। इसकी वैल्यू है भी कि नहीं? मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा, मैंने जो कॉल ऑप्शन खरीद के रखा, इसकी कुछ वैल्यू है भी कि नहीं? बस मुझे ये पता करना, और मुझे ये पता कहां करना है? एक्सपायरेशन डेट को, मैच्योरिटी डेट को। तो मैच्योरिटी डेट को मैं पता कर रहा हूं, 50 हुआ तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 0। अगर 55 हुआ तो 0, 60 हुआ तो 0, अगर 65 हुआ तो अब मुझे फायदा हो सकता है। अब इसकी वैल्यू है, और कितनी वैल्यू है इसकी? 5। अगर 70 हुआ तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? 10। दिस इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब हो गया ग्रॉस पे ऑफ यहां के लिए। हालांकि ऐसा होता नहीं, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब ग्रॉस पे ऑफ। अच्छा सर, ऐसे याद कर लेना, ग्रॉस पे ऑफ। तो ग्रॉस पे ऑफ तो सर हमको निकालना आता है, मैं जानता हूं अच्छे से आता है करके। अरे चलो, कॉल ऑप्शन कितना? 60 से ऊपर एक्सरसाइज 0, 0, 0, 5 और 10। और अगर आपने राइट किया है तो यहां सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा, यहां एक्सरसाइज करेगा, तो मुझे 5 रुपए देना पड़ेगा और 10 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है ना? सामने वाला एक्सरसाइज करेगा तो मेरा लॉस। भाई उसको तो मैं ही दे रहा हूं ना, ग्रॉस पे ऑफ। और पुट का मतलब सर 60 से नीचे। यहां एक्सरसाइज होगा कि यस, तो 60 - 50 10, 5, 0, 0, 0। और यहां में इसके लिए कितना हो जाएगा? 10, 5, 0, 0, 0। खत्म। ठीक है, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है। ये भी एक पॉइंट बाकी, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट और लॉस आप निकाल लेते हो, पर फिर भी मैं निकालना। ये लिख लिया है क्या? जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 लिखोगे। कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोला है? नेट प्रॉफिट। फिर से टेबल बना लीजिए वैसे ही। चलो सोचते हैं। 60 से पहले कॉल ऑप्शन का सोचते हैं सर। 60 से ऊपर एक्सरसाइज होगा, प्रीमियम यहीं लिख लेता हूं भाई। और सर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो है 9 रुपए। ठीक है, करे कॉल वाला निपटाए पहले।
जीरो नहीं करोगे एक्सरसाइज तो कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, प्रीमियम तो गया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई ना सर। -9 -9 यह एक्सरसाइज 5 का फायदा पर 5 - 9 4 का लॉस, और सर यहाँ 10 - 9 1 का प्रॉफिट। ठीक है सर, अगर आपने राइट किया तो आपको प्रीमियम का फायदा है, सामने वाला एक्सरसाइज नहीं कर तो प्रीमियम का फायदा, और आपने 4 रुपए का फायदा और यहाँ 1 रुपए का लॉस, अल्टीमेटली वही होगा। और सर पुट होता तो 60 से कम में एक्सरसाइज, प्रीमियम कितना है पुट का, तो पुट का प्रीमियम है 1 रुपए, पुट का प्रीमियम है 1 रुपए। पुट किया है कम होने पे एक्सरसाइज, तो 10 60 में से 50 गए कितना, तो 60 में से 50 गया 10 का, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 1 रुपए का लॉस, 1 रुपए का लॉस, 1 रुपए का। ठीक, अपोजिट ही हो जाएगा, राइट किया सामने वाला का फायदा मतलब हमारा लॉस, और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, खत्म। दिस एम्बिगुअस क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ा लास्ट क्लास में, ऑप्शन की लास्ट क्लास है तो और कोई ऑप्शन था नहीं। ठीक है, ठीक है सर, चले जी आगे चले, क्या तैयार हो, चले थे सर। तो ऐसा ही और भी क्वेश्चन है कि एम्बिगुअस क्वेश्चन आप बोल रहे, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दर्द वाला था, दर्द। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेश बेकरी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑप्शन स्ट्रेटजी का है, कोई शक की बात नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने बड़े सारे किए हैं। तो सर ये क्वेश्चन क्या देने वाले आप, होमवर्क किया ये क्वेश्चन, ऐसा मत बोलना कि सर हमसे हुआ नहीं करके। प्राइस कितना हो जाए, सब तो वही लिखा है यार, अगर प्राइस 52 हो जाए तो, अगर प्राइस 50 हो जाए, नहीं ये तो स्ट्राइक प्राइस है भाई, स्ट्राइकिंग प्राइस नहीं, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस है। और लॉट साइज कितना दिया 50, वो बोल रहा है कि अगर प्राइस 53 हो जाए तो आगे और होगा, मतलब अगर प्राइस 46 हो जाए तो ये तो किया हुआ है, तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन का, ऑप्शन खत्म, थोड़ा थ्योरी डिस्कस करना वो हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन कहां से उठाया है आपने, तो सुनो बच्चों सुनो, ये आपके ICAI का क्वेश्चन नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया कि यार चलो कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिल जाएगा, एक स्ट्रेटजी एडॉप्ट करने के लिए बोला है, तो वो क्या बोला है बस पढ़ लेते, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है बस। राम होल्डिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विच इज करेंटली 1000, और राम ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा, राम होल्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो भाई जो शेयर अभी 1000 का बिक रहा है राम ने उसको होल्ड करके रखा, और राम को क्या उम्मीद है, क्यों होल्ड करके रखा होगा, कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो भाई अच्छी बात है, ये बता रहा है। पर उसको ऐसा लग रहा है कि जो प्राइस है वो और गिर जाएगा, जो एक्सपेक्टेड लेवल प्रॉफिट है टू बी अनाउंस आफ्टर 1 मंथ, बताओ, क्योंकि कंपनी ने, रिलायंस ने प्रॉफिट कम कमाया है, उसे ऐसा लग रहा है, और वो अनाउंसमेंट होगा तो शेयर का प्राइस 1000 नहीं 1000 से और नीचे गिरेगा। किस बात का डर है, कहीं शेयर का प्राइस नीचे ना गिर जाए बस। और ऑप्शन अवेलेबल है, स्ट्राइक प्राइस 1030, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन भी कॉल और पुट है, और प्रीमियम दिया हुआ है। राम इंटरेस्टेड है सेलिंग हिज स्टॉक, राम कहता भाई स्टॉक ही बेच देता हूं ना, टेंशन खत्म, क्योंकि यार प्राइस गिरने वाला है, प्राइस गिरने वाला है तो यार अभी 1000 का बिक जाएगा ना, तो और क्या चाहिए, और कितना गिरेगा, उसको ऐसा लगता है कि वो 5% से ज्यादा लॉस तो बियर नहीं कर सकता, 5% से ज्यादा, 1000 का सिप को 5% से कम करो ना यार, 1000 माइनस 5%, बोले 950 रुपए से नीचे नहीं होना चाहिए भगवान, पर उससे ऐसा लग रहा है 950 से नीचे भी हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए उसने कहा कि मैं शेयर ही बेच देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है। ठीक, तो आपसे पूछा कोई हेजिंग स्ट्रैटेजी है क्या, और किसके थ्रू, बोले ऑप्शन के थ्रू, और बताना कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सुनो बच्चों सुनो,
बात ऐसी है, सुना ध्यान से, आखिरी क्वेश्चन है, सुनोगे कि 925 किस बात का डर, कहीं सर शेयर कम न हो जाए। हेजिंग का मतलब है जिस बात का डर उसी में शर्त लगाते, वही चीज खरीद लेते ना। एक ऑप्शन होता है किस बात का डर है, कहीं प्राइस कम ना हो जाए, तो चलो एक काम करते हैं, पुट ऑप्शन हम खरीद लेते हैं, पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। और कौन सा वाला, 950 वाला, 950 वाला ये दिख रहा है कि 950 से कम जाएगा तो हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, हमको 8 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक, अब अगर शेयर का प्राइस कम भी हो जाता, 800 भी हो जाता है, 800 में बेचना पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 800 भी, पर पुट भी तो एक्सरसाइज कर लेंगे और पुट से हमको उतने का फायदा हो जाएगा। 950 माइनस, मतलब आपका किसी भी हालत में शेयर 950 से कम का बिकेगा नहीं। या दूसरी मीनिंग समझ लो, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू सेल। मतलब सर जो शेयर मैंने होल्ड कर रखा है उसको मैं किसी भी हालत में 950 का बेच ही दूंगा, बस यही है हेजिंग स्ट्रेटेजी। और अगर सर बढ़ गया तो 1500 हो गया तो 1500 का बेचूंगा, 950 लेफ्ट। उसकी वजह से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि 950 से कम मेरा शेयर बिकेगा नहीं किसी भी हालत में। हाँ, हालांकि इस हेजिंग का कॉस्ट है 8 रुपए। तो सर इसको बनाकर बता दोगे क्या? चलो बता देंगे। इसका मालूम है क्या नाम है, प्रोटेक्टिव पुट नाम है। वैसे इसमें शेयर भी खरीदा जाता, खैर हमें नहीं समझना है, इसको कर लेते फटाफट से। In order to hedge, we buy one put option at exercise price rupees 950 and paid premium rupees ना 8। Suppose price on maturity रुपीज 800। मन से बोला, आप कुछ भी लिख सकते थे। एक 950 से कम प्राइस लिखो, एक 950 से ज्यादा लिख देना, कुछ है नहीं। तो भाई जो शेयर आपने होल्ड करके रखा उसको बेच दोगे, सेल शेयर रुपीज 800, पुट एक्सरसाइज, पुट एक्सरसाइज होगा तो 950 माइनस 800 तो कितना 150। तो बोलो क्या आपको किसी भी हालत में 950 मिलेगा? यस, उससे कम मिलेगा कि उससे कम नहीं मिलेगा। और सपोज प्राइस ऑन मैच्योरिटी 1200, अगर शेयर का प्राइस कितना हो जाए 1200 हो जाए तो शेयर तो बेच ही देंगे हम लोग। सेल शेयर कितने का 1200 और पुट क्या हो जाएगा लैप्स्ड 0। तो आपको कितना पे ऑफ मिलेगा कम से कम सर 1200। तो इन एनी केस अगर प्राइस कम भी होता तो आपका शेयर कितने का 950 का बिकेगा ही बिकेगा। नो डाउट कॉस्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी ₹8 यू हैव टू बियर, ठीक है 8 रुपए आपको बियर करना। सर एग्जाम में आया कि क्वेश्चन नहीं आया है? सर क्यों? बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया, आप छोड़ सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, ICAI का तो क्वेश्चन है नहीं। तो ऑप्शन के सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। अगला टॉपिक करेंगे हम फ्यूचर पर। ऑप्शन में पुराने जमाने में ओल्ड सिलेबस में एक थ्योरी आया करता था, वो थ्योरी आपसे डिस्कस करना। वैसे क्लास ओवर कर सकते हो कि सर आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी क्लास ओवर करेंगे, आज जल्दी क्लास ओवर करेंगे, ठीक है।
ठीक है सर। तो बात इतनी सी है, बात सुनोगे ध्यान से, कि ऑप्शन में पुराने जमाने में एक थ्योरी आता, पुराने जमाने में मतलब ओल्ड सिलेबस में थ्योरी आता था ऑप्शन से। फ्यूचर से कहीं से भी थ्योरी आ सकता था, पर एक थ्योरी जो ऑप्शन का था वो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट था। न्यू सिलेबस में क्या हो गया सर, न्यू सिलेबस में जितना भी थ्योरी आता वो उन्हीं 3-4 चैप्टर से आता, 4 चैप्टर से, इससे थ्योरी नहीं आता ना ऑप्शन से। या फिर मैं कहूँ 20 नंबर का है थ्योरी तो 16 नंबर वहीं से आएगा, 4 नंबर पता नहीं फॉरेक्स से दे दे कि डेरिवेटिव से दे दे, पर एक थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट में कर लेना, देख लेना, ठीक है, आ सकता है अगर ऑप्शन से पूछेगा तो, पर फिर भी अगर टाइम नहीं है तो मत करना, आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। सारा थ्योरी कहां से आएगा, उन्हीं 4 चैप्टर से आएगा, और उस थ्योरी का नाम है, किधर गया भाई, ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स सर ये क्या होता है समझाता हूं। ऑप्शन चार चीजों पे डिपेंड करता है, शेयर प्राइस, स्टैंडर्ड डेविएशन, शेयर प्राइस को एस बोल दूं, यस, टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन जब हम बीएसएम कर रहे थे ना, हाँ, तो हम टाइम को क्या बोलते थे, टी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते थे हम लोग, आर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को ये बोलते थे। तो देखा जाए, और एक चीज होती थी, वो होती थी एक्सरसाइज प्राइस। सवाल ये है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है, उसकी वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम उसको ऑप्शन ग्रिक्स कहते हैं, ऑप्शन ग्रिक्स। तो कौन कौन सा, सबसे पहले शेयर का प्राइस की बात करते हैं। शेयर का प्राइस, इसका मतलब जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है, कॉल ऑप्शन में हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं सर, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ जाए। तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ता है, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस गिरता है कॉल ऑप्शन का वैल्यू गिरता है, पर पुट ऑप्शन का बढ़ता, अपोजिट होता, पुट ऑप्शन में वैसे जितना होता। तो कहीं ना कहीं शेयर की प्राइस, हम जब भी ऑप्शन खरीदते हैं और इसकी वैल्यू के लिए हम हमेशा कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम शेयर का भाव देखते हैं कि यार शेयर का प्राइस क्या है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, या आपको क्या लग रहा है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस क्या होना है, अगर शेयर का प्राइस में चेंज होने वाला है तो पक्का किस में चेंज होगा, ऑप्शन में चेंज होगा, ऑप्शन की वैल्यू में चेंज होगा। और हम यही निकालने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि शेयर का प्राइस चेंज होने से ऑप्शन का वैल्यू भी चेंज होगा, पर कितने गुना चेंज होगा, डेल्टा। हाँ डेल्टा याद है, हाँ सर, शेयर अगर 1 रुपए से बढ़ा तो कॉल ऑप्शन 50 पैसे से बढ़ा, शेयर अगर 1 रुपए से गिरा तो कॉल ऑप्शन 50 पैसे से बढ़ा। तो ये जो सेंसिटिविटी निकाल रहा है, सेंसिटिविटी निकाल रहा है, इसी को आप बोलते हो, और क्या बोलते हो, डेल्टा। अच्छा सर, इसको क्या, मैं वैसे डेल्टा पहले भी समझा चुका हूं आपको, डेल्टा ग्रीक लेटर में लिखा रहता ना, डेल्टा गामा, ये ग्रीक्स लेटर है, इसलिए इसको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। सर शेयर का प्राइस चेंज होने से ऑप्शन के वैल्यू में जो चेंज होता है वो कितने परसेंटेज से चेंज होता है, कितने टाइम्स में चेंज होता है, उसको बोला जाता है डेल्टा। मैं अभी और रीड करूंगा, टेंशन। डेविएशन, बीएसएम में हम एज्यूम करते थे कि कोई चेंज नहीं होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह में, पर ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, आप ऑप्शन खरीदते हो
तो आप क्या सोचते हो, फ्लक्चुएशन ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा। जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा उतना हमारा फायदा, क्योंकि यार नीचे गया तो सिर्फ प्रीमियम जाएगा, ऊपर गया, कॉल ऑप्शन की बात करो, ऊपर गया तो बहुत सारा मिलेगा ना, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अगर अभी ऐसा है, वॉलेटिलिटी बोलते हैं, अगर अभी वॉलेटिलिटी 5% है, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वॉलेटिलिटी 5% है, तो हो सकता है ऑप्शन का वैल्यू 25 रुपए होगा। पर अगर वॉलेटिलिटी अगले दिन 10% हो गया, डेविएशन चेंज होता है, अगर डेविएशन और चेंज होगा तो ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो वॉलेटिलिटी के चेंज होने से ऑप्शन के वैल्यू में जो चेंज होता है, वॉलेटिलिटी के चेंज होने से, इसको वॉलेटिलिटी के चेंज होने से ऑप्शन के वैल्यू में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं वी फॉर वेगा, डेल्टा वेगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, वी फॉर वेगा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ा काम का चीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, 10% है तो 12% हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से ऑप्शन के वैल्यू में जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? रो, आर फॉर रो। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में जो चेंज होता है। और एक बार बताओ, जैसे जैसे टाइम हम ना प्रीमियम देते हैं, मान लो प्रीमियम दिया हमने 40 रुपए, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। 30 रुपए क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू, मन से बोल रहा हूं, और 10 रुपए क्या होता है? टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू आपने पढ़ा। ये जो 10 रुपए देते हैं ना, हमको मालूम है अभी 3 माह है हमारे, आज थोड़ी ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3 माह है, तो वो इस 3 महीने का 10 रुपए देते हैं एक्स्ट्रा, कि 3 माह में कहीं भी एक्सरसाइज करेंगे। पर जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, तो ये धीरे 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 ये टाइम वैल्यू खत्म होते जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो टाइम के चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? टाट, इससे बोलते हैं थीटा। अच्छा सर, ठीक है। तो क्या क्या मैंने पढ़ा, ये सब पढ़ना। डेल्टा है, डेल्टा बहुत ठीक है, मैं इसको ना समराइज कर रहा हूं एक्चुअली, इसलिए। तो क्या आपको बातें समझ में आ गई? मैंने क्या क्या बात बोला? डेल्टा, उसके बाद वेगा, वॉलेटिलिटी, रो, और एक क्या? थीटा। अच्छा एक बात और सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा मैं आगे डिस्कस करूं, वहां समझ में जाएगा। हाँ, पहले पढ़ लेते। अभी मैंने आपको कितने फैक्टर बताए? टोटल मिलाकर 5 फैक्टर है, उसमें से 1 2 3 4 फैक्टर बताए। सर एक्सरसाइज भी तो फैक्टर, एक्सरसाइज के चेंज होने, तो एक्सरसाइज प्राइस कभी चेंज नहीं होता है। एक्सरसाइज प्राइस आज डिसाइड कर लिया, प्री डिटरमाइंड है, उसके चेंज होने से तो बेकार की बात है। तो एक्सरसाइज प्राइस की तो बात ही मत करो। तो भी सर अभी कितने फैक्टर दिख रहा है? 1 2 3 4 फैक्टर। अभी भी एक फैक्टर बाकी है जिसका नाम होता है गामा, वो गामा भी आपको समझाना है। तो अभी आपको क्या समझ में आया? डेल्टा समझ में आ गया, वेगा, थीटा और रो समझ में आ गया। एक बार पढ़ते तब बात समझ में आएगी। देखा, प्राइस ऑफ ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स: स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमंग दीज फैक्टर्स एक्सरसाइज प्राइस इज कांस्टेंट। ठीक है जी, एक्सरसाइज प्राइस कांस्टेंट है तो उसको तो रहने ही दो। रिमेनिंग फैक्टर में चेंज, ऑप्शन प्राइस विल चेंज ड्यू टू चेंज इन दिस फैक्टर। वी विश टू कैरी आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन, ऑप्शन के रेट में चेंज होता है, ऑप्शन प्राइस में जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच फैक्टर, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। इसका मतलब एक समय पे एक ही फैक्टर चेंज, बाकी फैक्टर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि कांस्टेंट रहेगा करके। दिस रेट ऑफ चेंज हैव बीन असाइन इन ग्रीक लेटर, इसलिए हम उसको ऑप्शन ग्रीक से बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स हमारे लिए एक्सरसाइज प्राइस का कोई यूज नहीं है, वो कोई फैक्टर नहीं माना जाए। ठीक है सर, एक बात बताओ, एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा रहेगा तो प्रीमियम ज्यादा, वो बेटे वो तो बिगिनिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो, वो एक बार खरीद लिया उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, फिर तो चेंज नहीं होगा, फिर वो हमारे लिए, वो फैक्टर हमारे काम का नहीं है। वो फैक्टर कब काम का है? जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो तब का है बस। पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस के चेंज होने से, ठीक है, सिंस कॉल इज बुल्स, ठीक है,
कॉल इज बुलिश और पुट इज बेयरिश। मतलब प्राइस के बढ़ने से कॉल ऑप्शन का पॉजिटिव डेल्टा होगा और पुट ऑप्शन का नेगेटिव डेल्टा होगा, कोई बात ही नहीं। डेल्टा पे शॉर्ट नोट आ सकता है कि डेल्टा के विषय में बताओ, या ऑप्शन ग्रीक्स पे आ सकता है डेल्टा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ कॉल ऑप्शन इज डीपली आउट ऑफ द मनी। मतलब सर, मतलब कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस है 100, एक्सरसाइज प्राइस है 100 और मान लो आज मार्केट प्राइस है 80 और प्रीमियम हमसे मांगा गया है 15 रुपए। क्या कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है? यस, और जबरदस्त आउट ऑफ द मनी है। अगर ये बढ़ गया 80 से 82 भी हो गया तो प्रीमियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सर प्राइस के चेंज होने से कॉल ऑप्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी है। कोई भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा यार, जितना दिया प्रीमियम ठीक है, जब बढ़ेगा बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब सोचा जाएगा। ठीक है, वही लिखा है, इफ कॉल ऑप्शन इज डीपली आउट ऑफ द मनी देन डेल्टा ऑफ कॉल क्लोजर टू 0, लगभग 0 है, मतलब चेंज होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये डीपली इन द मनी है देन कॉल ऑप्शन क्लोजर टू 1। सबसे डीपली इन द मनी मतलब जबरदस्त फायदा दिख रहा है। मतलब यहां शेयर का प्राइस 180 है, 180 और आपसे प्रीमियम कितना मांगा गया? 82 रुपए, मन से बोला 82। अब होता क्या बेटे, ये अगर 2 रुपए से बढ़ेगा ना तो ये भी 2 रुपए से बढ़ता है, क्योंकि ये लगभग, ये बहुत ज्यादा गैप हो गया ना एक्चुअली। खैर इतना बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा और इतना डिटेल इस थ्योरी के लिए हम क्यों दें। ठीक, अभी कॉल ऑप्शन डेल्टा का मीनिंग अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख देते हो तो चल जाएगा। ठीक है सर, ये लैंग्वेज कहाँ की है? ये लैंग्वेज आपके स्टडी मटेरियल की है। ठीक है जी, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़े। सपोज डेल्टा ऑफ कॉल 0.4 और डेल्टा ऑफ पुट -0.6, -0.6 समझ गए हो? डेल्टा ऑफ पुट -0.6, पुट का डेल्टा मतलब प्राइस बढ़ेगा तो पुट का वैल्यू गिरेगा। इट मीन्स प्राइस ऑफ स्टॉक गोज अप बाय 1 रुपीज। शेयर का प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू 40 पैसे से बढ़ेगा, पर पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो 60 पैसे से कम हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। डेल्टा का तो मीनिंग यही होता। बाइनोमियल में भी डेल्टा पढ़ा था, बाइनोमियल याद करो। मैं कहता था दोनों तरफ का बराबर है, आग चाहो तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीद लो, चाहे तो आप 0.54 शेयर खरीद लो, दोनों का पे ऑफ देखोगे तो एक बराबर आएगा। ये मैंने डिटेल में समझाया था ऑप्शन हेजिंग में, कुछ पढ़ाया था ना रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच, उसमें जाकर देख लेना। ठीक है, पुट इज इक्विवेलेंट टू 0.6 शॉर्ट शेयर्स। सर शॉर्ट शेयर्स क्या है? शॉर्ट शेयर, शॉर्ट सेल क्या होता है? शेयर शॉर्ट। अब यहाँ थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, पर इतना, वहां आप शेयर क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। पुट में क्या करता है? पुट में क्या लगता है? शेयर का प्राइस गिरेगा। और शॉर्ट सेल क्या होता है? शेयर का प्राइस गिरेगा। तो अगर कहता हूं कि पुट का डेल्टा 0.6, इसका मतलब चाहो तो एक पुट खरीदो, चाहो तो 0.6 शेयर शॉर्ट कर दो, एक ही बात होगी। बीएसएम में डेल्टा का मतलब क्या होता है? एनडी1, जो एनडी1 निकाल रहे थे ना, उसी को डेल्टा कहते हैं बीएसएम में। और हेज रेशियो, हेज रेशियो तो आपको बताया था कि आप चाहो तो आपको मैंने हेज करना सिखाया था ना, आपने सी राइट किया है, कॉल ऑप्शन राइट किया है, राइट 1 कॉल, तो उसको हेज करने के लिए क्या है? राइट कॉल, कॉल राइट किया तो लॉस कब हो सकता है? जब प्राइस बढ़ेगा, और जिस बात का डर है वही खरीद लो। तो शेयर क्या कर लो? खरीद लो। और कितना शेयर खरीद लो? 0.4, वही मैंने लिखा, राइट कॉल एंड बाय पॉइंट से। ये भी मैंने करवाया हूं कहीं ना कहीं हेज रेशियो। हाँ सर हमको याद आ रहा है, कहाँ करवाया था? रिस्क फ्री पोर्टफोलियो करके कुछ है, उसमें करवाया हूं मैं। ठीक है, मेरी बेसिक बात यह है कि अगर डेल्टा के विषय में थ्योरी आए तो क्या 2-4 लाइन लिख पाओगे? हाँ, इतना टेक्निकल लैंग्वेज नहीं भी लिख पाओगे तो भी चलेगा, 4 लाइन भी लिखोगे तो समझ। पर डेल्टा के विषय में नहीं पूछेगा, पूछेगा ऑप्शन ग्रिक्स, 4 नंबर का आएगा भाई ऑप्शन ग्रिक्स, तो 2-2 लाइन हर एक के विषय में लिख देना। ठीक, तो ये किसके विषय में पढ़ाया था? डेल्टा। गामा क्या है सर? गामा, गामा सुनना। एक्सरसाइज प्राइस अभी है 500, स्टॉक का प्राइस है 510, अभी एक्सेस इन द मनी दिख रहा है, प्रीमियम 12। ठीक है सर, ये बढ़ गया और ये हो गया 520, ये तो चेंज नहीं होगा, ये 520 हो गया सर। तो प्रीमियम में चेंज हुआ और कितना हो गया? 15। तो बताओ बेटे, ये 10 रुपए से चेंज हुआ, ये 3 रुपए से चेंज हुआ, कितना परसेंट? तो 30%।
दिख रहा है 30%, ठीक है सर, दिख रहा होगा ना भाई, ये 3 रुपए से, ये 10 रुपए से 30%, इसका मतलब बोल सकते हो, या 0.3 भी बोल सकते हो सर, 0.3 बोलो ना, 0.3 कि यार 1 रुपया से अगर ये बढ़ता तो ये 30 पैसे से बढ़ता है। अगली बार ये कितना हो गया 530, और ये हो गया 12 और 3 15, 3 ये हो गया 20 रुपए सर, 20 रुपए। हाँ, जिस स्पीड से, अब स्पीड से शेयर का प्राइस बढ़ना स्टार्ट होता है ना, तो ऑप्शन का वैल्यू पक्का जोरदार ढंग से बढ़ता है, मतलब एक लीनियर नहीं है, लीनियर कि हमेशा 30% से ही बढ़ता है। अच्छा सर, तो अब ये कितना हो गया, और ये हो गया, ये 10 से ये 0.5 हो गया, मतलब 0.3 से 0.5 हो गया। शेयर के प्राइस के बढ़ने से ऑप्शन के वैल्यू में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। शेयर के प्राइस के बढ़ने से डेल्टा में जो चेंज हो रहा, पहले डेल्टा था 0.3, अब डेल्टा 0.5, उसको बोलते हैं गामा। सर कहाँ काम आने वाले, आते बेटे ट्रेडिंग में काम आते। शेयर प्राइस के चेंज होने से ऑप्शन के वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोल रहा है, डेल्टा। शेयर प्राइस चेंज होने से डेल्टा में जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं गामा। ये लिखा, डेल्टा डज नॉट मूव एट सेम रेट, हेंस रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा with respect to rate of change in stock price is called gamma। ठीक, यही समझाना था। थीटा मतलब टाइम मतलब थीटा, टाइम के बीतने से ऑप्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, कम, उसको क्या बोलते हैं, थीटा। पढ़ लोगे। वेगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगा तो ऑप्शन का वैल्यू, चाहे कॉल हो चाहे पुट, ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी मतलब वॉलेटिलिटी मतलब वेगा। ठीक है सर, पढ़ लेंगे। और लास्ट में रो का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, रो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कॉल ऑप्शन क्या होता है सर, शेयर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, उसकी अपेक्षा कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो शेयर में ज्यादा पैसा, फिर तो और भी पैसा ब्लॉक होता है, तो उसकी अपेक्षा भैया कॉल ऑप्शन ही ठीक है, तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, खैर बहुत ज्यादा रिसर्च, ये लाइन ना भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली लाइन लिख लोगे, बात खत्म। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता इस पे। ठीक है जी, ठीक है। तो कितने ग्रीक्स है, ऑप्शन ग्रीक्स 5, जल्दी जल्दी बोलो। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। ठीक है, तो ऑप्शन खत्म हुआ सर। क्लास अभी और कंटिन्यू हो सकती है, फ्यूचर आप स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं अभी फ्यूचर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता बीच में से। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर, बाकी रिवीजन पक्का करोगे। ऑप्शन, एक बात है, मुझे ना बच्चों के फोन आते हैं कि सर डेरिवेटिव तो हम भूल गए फिर से, मतलब जब पढ़ते तब अच्छा लगता है, एक बार पढ़ के हो गया और एक महीने बाद किताब उठाते तो भूल जाते हैं। भाई डेरिवेटिव आपको हर 15 दिन में रिवीजन करना पड़ेगा, भूल जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भूल जाओगे। और अभी डेरिवेटिव ऐसे भी खत्म नहीं हुआ, इनका रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर अगली क्लास में मिल रहा है फ्यूचर करने वाले, होमवर्क ध्यान से करोगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।